हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शारंग मेंशन में सुधांशु की बाइक जाकर मेंशन के पार्किंग में रुकती है। सुधांशु पहली बार ध्रुवी के घर आया था। वो पूरे घर को देखते हुए सिर उठा खुद से बोला, हर बार औकात से बढ़कर लड़की क्यों मिलती है। इतना कहते हुए सुधांशु गहरी सांस भर अंदर आकर वहां पर काम कर रहे सर्वेंट से बोला, एक्सक्यूज मी। सर्वेंट सुधांशु की तरफ देखते हुए, यस सर। ध्रुवी रेडी हो गई, सुधांशु ने पूछा, जिसके जवाब में सर्वेंट ऊपर की तरफ इशारा करते हुए, बेबी तैयार हो रही है। सुधांशु सर्वेंट की बात सुन अपना सिर हिला दिया, जिस पर सर्वेंट सोफे की तरफ इशारा करते हुए, आप बैठिए, मैं उन्हें बता देती हूँ। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक सर्वेंट ऊपर की तरफ जूस का ग्लास लिए चला जाता है। तभी एंट्रेंस पर एक रोल्स रॉयल आकर रुकती है और एक 25 साल का लड़का अंदर आता है। सुधांशु एक नज़र उस लड़के को देखने के बाद इग्नोर कर अपने फ़ोन पर ध्यान देने लगा, जिस पर वो लड़का सुधांशु की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम। सुधांशु सोफे से खड़ा उस लड़के से बोला, हेलो, मेरा नाम सुधांशु अवस्थी है, मैं ध्रुवी को लेने आया। ध्रुवी को क्यों? क्या उसके करीब हो या उसके फ्रेंड हो? उस लड़के ने बेरुखी से पूछा। उस लड़के की आवाज़ पर एक कर्कश को महसूस कर सुधांशु गहरी सांस भर कर बोला, मैं शारंग विला से आया हूँ। ओह, मृत्युंजय भाई के घर से ध्रुवी को लेने आए हो? मतलब ड्राइवर। उस लड़के ने कहा, जिसे सुनकर सुधांशु थोड़ी बेरुखी आवाज़ में बोला, मैं उस घर का नौकर नहीं हूँ, मुझे बस काम दिया गया है ध्रुवी को लेने आने का, जिसे मैं कर रहा हूँ। वो लड़का सुधांशु के बात पर ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, लेकिन तुम तो उस घर के फैमिली मेम्बर भी नहीं लगते। आपने जिस तरीके से उन्हें भाई कहा, मुझे लगता है कि आपका जरूर सारंग परिवार से रिश्ता है, और आपके चेहरे को देखते हुए लगता है कि आप ध्रुवी के काफ़ी करीब हो। सुधांशु ने कहा, जिसे सुनो लड़का अपना सिर हिलाकर बोला, धैर्य शारंग, ध्रुवी का बड़ा भाई। सुधांशु धैर्य से कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुवी नीचे आते हुए बोली, भाई आप तो इंडिया से बाहर थे ना। धैर्य एक नज़र सुधांशु को देखने के बाद ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, लेकिन डैड ने कहा कि आजकल तुम काम पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए तुम पर नज़र रखने आया हूँ। ध्रुवी धैर्य की बात पर नीचे आ सुधांशु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे लेने आए हो? सुधांशु ध्रुवी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, दीदी ने कहा कि तुम्हारी कार खराब हो गई है, बस इसलिए तुम्हें लेने आया था। अगर तुम रेडी हो तो चले। धैर्य उन लोगों के बीच में आते हुए बोला, रुको। फिर ध्रुवी की तरफ देख सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम जरा मुझे एक्सप्लेन करोगे कि यह है कौन जो तुमसे इतना क्लोजी हो रहा है? ध्रुवी धैर्य की बात पर सुधांशु के हाथ में अपने बाहें डालते हुए बोले, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी से शादी करूंगी। धैर्य 2 मिनट ध्रुवी को घूरने के बाद हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम प्रैंक कर रही हो क्या मेरे साथ? ध्रुवी धैर्य को हंसता हुआ देखकर गुस्से से बोले, हंसना बंद कीजिए, आई लव सुधांशु। धैर्य सीरियस मोड में आकर ध्रुवी को घूरते हुए बोले, क्या इस बारे में डैड को पता है? ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, ऑफ कोर्स उन्हें पता है, और उन्हें सुधांशु काफ़ी पसंद है। धैर्य ध्रुवी को इग्नोर कर सुधांशु को देखते हुए बोला, मेरी बहन थोड़ी पागल है और अक्सर लड़के रईसजादियों को जल्दी से अपने काबू में कर लेते हैं। तुम्हारा क्या प्लान है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सुधांशु धैर्य की बात पर कुछ पल सोच कर बोला, आपके औकात से ज़्यादा, तो बताइए कितने दे सकते हैं आप मुझे अपनी बांध से दूर होने के लिए? जिसे सुनकर ध्रुवी सुधांशु को देखते हुए बोली, सिद्ध। सुधांशु ध्रुवी के हाथ में अपना हाथ उलझा धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, बताइए कितना पैसा देंगे आप अपनी बहन से मुझे दूर होने के लिए? धैर्य एक नज़र ध्रुवी और सुधांशु के हाथ को देखने के बाद बोला, तुम्हारी औकात से बढ़कर 50 करोड़। सुधांशु धैर्य की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, क्या आपकी बहन की सिर्फ इतनी ही कीमत है? 50 करोड़? तुमने कभी देखे 50 करोड़? जो तुम्हें यह कम लग रहा है? धैर्य ने सुधांशु को घूरते हुए कहा। सुधांशु धैर्य की बात पर अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, मैंने तो नहीं देखे। आपने तो देखा है ना बड़े भैया, तो आप बता दीजिए, क्या इतनी ही कीमत है आपकी बहन की? ध्रुवी सुधांशु के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोले, तुम उन्हें परेशान करना बंद करो। सुधांशु ध्रुवी की बात सुन बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद सुधांशु धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, भर भाई और बाप अपनी बेटी और बहन के लिए सिर्फ 50 करोड़ की बोली क्यों लगाते हैं? थोड़ा आगे पीछे भी किया करो। जब आपका मूड बदल जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए ध्रुवी को लेकर जा रहा हूँ बड़े भैया।
इतना कहकर सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़े उसे मेंशन से बाहर की तरफ चला जाता है। धैर्य जाते हुए सुधांशु को घूरते हुए बस रह जाता है। इधर ध्रुवी सुधांशु के साथ बैठे उसके कंधे पर हाथ रखे बोले, तुम मजाक कर रहे थे ना? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं पैसों के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? सुधांशु ने बाइक चलाते हुए पूछा, जिसे सुनकर ध्रुवी सुधांशु के कंधे पर अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत करके बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज अब ऐसी बातें मत करना। भाई थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन समझाने पर समझ जाते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड को देखकर नहीं लग रहा था कि वो मुझे सीरियस ले रहे हैं, सुधांशु ने कहा। जिसे सुनकर ध्रुवी सुधांशु के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, सिद्ध लव यू, और मुझे यकीन है तुम सिर्फ मजाक कर रहे थे। सुधांशु एक हाथ से ध्रुवी के सिर को धीरे से थपथपा कर बोला, डोंट वरी, मैंने एक चीज सीखी है, जिद्दी और जाहिल लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी तेज चिल्लाकर कहो, कुत्ते से ज़्यादा तेज नहीं चिल्ला सकते। ध्रुवी सिर उठाकर सुधांशु को घूरते हुए बोली, क्या मतलब? तुम मेरे भैया को कुत्ता कह रहे हो? सुधांशु थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है, जिस पर ध्रुवी कसकर उसे पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर सुधांशु हल्का सा मुस्कुरा देता है। इधर सारंग विला में सभी लोग पूजा में बैठे हुए थे। वैशाली की बेटी ने बनारसी कपड़ों से बना हुआ खूबसूरत सा फ्रॉक पहनना था। उसके हाथ में काला धागा और महक के मम्मी पापा ने जो चूड़ा पहनाया था उसे पहन रखा था। मृत्युंजय और महक मिंकू के लिए बैठे हुए थे और वैशाली अमृत एक साथ डोरीमी को पकड़कर पूजा में बैठे हुए थे और उनके हाथ में ही राजीव अपने बेटे को पकड़े रिद्धिमा के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि आज उसका भी नामकरण एक साथ होना था, जिस कारण वैष्णव परिवार भी वहां आया हुआ था। पंडित जी पूरी पूजा करने के बाद मृत्युंजय और महक की तरफ देखते हुए बोले, आप लोगों ने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? पंडित जी की बात पर महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगे, जिस पर मृत्युंजय बिना उसकी तरफ देखे पंडित जी से बोला, हमारे यहाँ बच्चे का नाम बुआ रखती है। जिसे सुनकर मीरा बोली, भाई मैं बेबी के लिए नाम सोचा हूँ, मिंकू के लिए नाम नहीं सोचा था, इसलिए मैं यह काम ध्रुवी को दे देती हूँ। मीरा की बात सुन ध्रुवी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन, मैं? मृत्युंजय उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नाम रखने वाला है, लेकिन अच्छा सा नाम रखना और जल्दी करो। मृत्युंजय के सख्त आवाज पर ध्रुवी चावल की थाल उठाकर उसमें नाम लिखकर पंडित जी को दे देती है, तो पंडित जी चावल में लिखे नाम को देख मुस्कुराते हुए बोले, अव्यक्त। नाम को सुनकर सभी लोग मिंकू की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और महक मिंकू के गाल को छूते हुए बोली, अव्यक्त अच्छा नाम है ना बेबी? और अव्यक्त महक की बात सुन मुस्कुरा दी। मृत्युंजय एक नज़र अव्यक्त की तरफ देखने के बाद पंडित जी की तरफ देख कर बोला, यही नाम रखेंगे। पंडित जी मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए पूजा फिर से करते हैं और मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, आप बच्ची का क्या नाम रखेंगे? मीरा चावल की थाली उठाकर उसमें बच्चे का नाम लिखने के बाद पंडित जी को दे देती है, तो पंडित जी थाली में लिखे नाम को देखते हुए बोली, समृति। उस नाम को सुनकर अमृत डोरीमी को देखते हुए बोला, समृति? वैशाली मीरा की तरफ देखते हुए बोली, बहुत अच्छा नाम है। पंडित जी समृति के नाम की पूजा करने के बाद राजीव की तरफ देखते हुए बोले, आप अपने बच्चों का क्या नाम रखेंगे? राजीव पंडित जी की बात पर एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद बोला, मेरी बहन नहीं है, लेकिन मैं मृत्युंजय की पत्नी को अपनी बहन समझता हूँ, इसलिए महक मेरे बेटे का नाम रखेगी। राजीव की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे नाम रखने के लिए कह रहे हैं भैया? राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ महक, तुम मेरे बेटे का नाम रखोगी। महक राजीव की बात पर 2 मिनट उसके प्यारे से बेटे को देखने के बाद चावल की थाली में नाम लिखकर पंडित जी को दे देती है। पंडित जी नाम पढ़कर मुस्कुराते हुए सब लोगों की तरफ देखकर बोले, रिद्धम। रिद्धिमा अपने बेटे के नाक को खींचते हुए बोली, तो गज्जू महाराज आपको नाम मिल गया रिद्धम? राजीव पंडित जी की तरफ देखकर बोला, पंडित जी हम यही नाम रखेंगे, रिद्धम। पंडित जी राजीव की बात पर बच्चों के नाम की पूजा करने के बाद वहां से दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद राजीव रिद्धम को पकड़े मृत्युंजय के पास आकर, तुझे क्या हुआ है? जब से पूजा में बैठे हुए देख रहा तो महक से बात नहीं कर रहा। मृत्युंजय रिद्धम की तरफ एक नज़र देखकर बोला, तेरा बेटा उंगलियों को मुंह में डाल रहा है, उसे भूख लगी।
तुझे इतना भी दिमाग नहीं है? राजीव रिद्धम के हाथों को उसके मुंह से निकालते हुए मृत्युंजय से बोला। तुझे नहीं पता यार, ये हर पल यही काम करता रहता है, कम से कम चुप रहता है। अमृत अपनी गोदी में समृद्धि को लेकर उनके बीच आता है, जिस पर मृत्युंजय उसके गोद से समृद्धि को लेते हुए कहता है, तेरे कंधे में चोट लगी है ना, तो क्यों उठा रहा है? अमृत मुंह बनाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, कल रात को भी तो रो रही थी, तो चुप करवा रहा था, क्यों? तेरी बीवी क्या कर रही थी? राजीव ने पूछा, जिसके जवाब में अमृत बोला, क्यों, क्या वो सिर्फ उसकी बेटी है? मेरी भी तो है ना, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसको संभालने की? और वैसे भी समृद्धि जल्दी से उसे चुप नहीं होती। मृत्युंजय समृद्धि का नाक को टच करते हुए बोला, और अच्छे से परेशान किया करो उसे, दिन भर रोया करो, जब भी उसकी गोद में जाती हो ना, चिल्ला कर रोया करो, और अपने बड़े पापा के साथ प्यार किया करो, समझी मेरी परी? ये कहते हुए मृत्युंजय समृद्धि के नाक को अपने नाक से रगड़ते हुए मुस्कुराने लगता है, जिसे महसूस कर समृद्धि उसके मुंह पर उंगली मारते हुए हंसने लगती है। अमृत उन दोनों को देखकर बोला, तू मेरी बेटी को क्यों बिगाड़ रहा है? क्योंकि तेरी बीवी हमेशा मुझ पर चिल्लाती है, इसलिए मैं उसकी बेटी को बिगाड़ रहा हूँ। मृत्युंजय ढेर सारी समृद्धि के मुंह पर पप्पी लेते हुए कहा, जिसे देखकर राजीव मुस्कुराते हुए बोला, मृत्युंजय, तुझे बेटी के बजाय एक बेटी चाहिए थी। मृत्युंजय सिर घुमाकर महक के गोद में सो रहे अव्यक्त को देखने के बाद राजीव से बोला, नहीं, जो मिला है उसी में खुश हूँ मैं। जिसे सुनकर राजीव उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ, और अगली बार बेटी प्लान करेगा, ठीक कहा ना? मृत्युंजय राजीव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुझे भी तो ये कह सकता हूँ मैं? राजीव अपना सिर नहीं में हिलाकर, मैं पहले से एक लात और एक थप्पड़ खा चुका हूँ, मुझे और नहीं चाहिए, मैं एक ही में बहुत खुश हूँ। राजीव ने रिद्धम को दिखाते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, एक बार और प्लानिंग कर ले, इस बार उसके बगल वाले बिस्तर पर तू लेटा रहेगा। रिद्धमा वहाँ पर आते हुए, क्या बातें हो रही है? फिर रिद्धम की तरफ देखते हुए राजीव से बोली, उसे भूख लगी है, इतना भी दिमाग नहीं है आपके पास? बाकी उम्र में बड़ा हूँ कहकर होशियारी दिखाते रहते हो। इतना कहकर रिद्धिमा राजीव की गोद से रिद्धम को ले लेती है। वहीं राजीव रिद्धिमा की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, वो रो नहीं रहा है, वो चुप है वो। जिसे सुनकर रिद्धिमा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मेरा बच्चा रोता नहीं है तो क्या उसे भूख नहीं लगती? अब आपकी तरह कहेगा तो नहीं कि ना कि मुझे भूख लगी है, कॉमन सेंस नहीं है एक भी। इतना कहकर रिद्धिमा रिद्धम को लेकर महक के पास चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।